दोस्तों, एक जवान लड़की के मोबाइल पे एक अनजान नंबर से मिस कॉल आता है। हालांकि वो लड़की जब उस नंबर पे कॉल बैक करती है तो उधर से फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति इतने शानदार तरीके से बातचीत करता है कि वो लड़की पहली बार में इम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। और ये दोस्ती का सिलसिला लगभग 7 महीनों तक चलता है। लेकिन 7 महीनों बाद इस दोस्ती का अंत इतना भयावह होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है कर्नाटक प्रदेश के बगालकोट जिले की। बगालकोट का एक इलाका पड़ता है इलकल, और इसी इलकल इलाके की रहने वाली है रजिया सुल्तान। रजिया जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। दरअसल रजिया के परिवार में उसके अम्मी अबू के अलावा एक छोटा भाई और एक बहन भी है। रजिया के अबू जो अपना खुद का एक बिजनेस करते हैं जिसमें वो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दरअसल रजिया जो देखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज है। रजिया के अबू उसे पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 21 फरवरी की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल रजिया हर रोज की तरह अपने कॉलेज के लिए तो निकलती है, लेकिन देर शाम तक जब घर पे वापस नहीं आती है तो अब रजिया के अब्बू उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं। लेकिन अब रजिया का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से रजिया के अब्बू उनके जितने भी जानने वाले लोग होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करते हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, पर बावजूद इसके रजिया के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी रजिया जब घर पे वापस नहीं आती है और जब उसका मोबाइल ऑन नहीं होता है, रजिया के अबू नज़दीकी थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। हालांकि अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज तो करा देते हैं, लेकिन रजिया के अब्बू को ये बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि पुलिस उनकी लड़की को ढूंढ पाएगी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब घर पे पहुंचते हैं सुबह के करीब 10 बजे के आसपास, उनके नंबर पे कॉल आता है। जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, उधर से कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी को लेकर के परेशान हो? इस पे रजिया के अब्बू जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? इस पे फ़ोन करने वाला व्यक्ति रजिया के अब्बू को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी जिसके पास भी है सही सलामत है। लेकिन अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हो तो 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर दो, वरना वो तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे या फिर उसे कोठे पे बेच देंगे। फ़ोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर रजिया के अब्बू एकदम से डर जाते हैं और रोते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। वो व्यक्ति रजिया के अब्बू से कहता है कि फटाफट 10 लाख रुपये का इंतजाम कर दो, पैसे कब और कहाँ पे लाना है मैं दोबारा फ़ोन करके बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ धमकी भी देता है कि अगर तुम पुलिस के पास गए और पुलिस को बताने की कोशिश किया तो याद रखना तुम अपनी बेटी के लिए पहले से कफन खरीद लेना। जब इस तरह की धमकी देता है, रजिया के अब्बू से कहते हैं कि मैं पुलिस के पास कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुरंत ही 10 लाख रुपये का इंतजाम भी कर देता हूँ, बताओ कहाँ पैसे लेकर के आना है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि पैसा कब लेकर के आना है मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। उसके बाद से फ़ोन रख देता है। फ़ोन तो रख देता है, लेकिन रजिया के अब्बू एकदम से परेशान हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं पुलिस के पास जाऊं या फिर नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को लेकर काफ़ी डर सताने लगता है। हालांकि इस बारे में जब अपने रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं तो सारे रिश्तेदार रजिया के अब्बू को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और उनसे सारी बात भी बताना चाहिए। आखिरकार रजिया के अब्बू अपने रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं और फिर से पुलिस के पास चले जाते हैं। पुलिस को वो नंबर देते हुए सारी बात पुलिस को तो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब कैसे भी करके मेरी बच्ची को सही सलामत घर लेकर के आइए। पुलिस को जब मालूम चलता है कि रजिया का अपहरण हो गया है, उसके बाद से पुलिस अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है और साथ ही साथ उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो फ़ोन आया कहाँ से था और उसका लोकेशन कहाँ है।
पुलिस जब उस मोबाइल नंबर का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि उसका लोकेशन दिल्ली शहर के महिपालपुर इलाके का दिखाई देता है। चूंकि मोबाइल का लोकेशन दूसरे स्टेट का दिखाई दे रहा था, इसीलिए कर्नाटक पुलिस सबसे पहले दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है और आखिरकार 23 फरवरी को अपनी टीम के साथ साथ रजिया के अब्बू को भी लेकर के दिल्ली शहर में पहुंच जाती है। महिपालपुर के नज़दीकी थाने से कांटेक्ट करती है और जाकर के महिपालपुर के इलाके के तमाम होटल में रजिया को ढूंढना शुरू कर देती है। न जाने क्यों पुलिस को लगता है कि शायद रजिया को बदमाशों ने किसी होटल में ही छुपा करके रखा होगा। हालांकि पुलिस जब कई सारे होटलों का चेकिंग करती है, आखिरकार एक होटल में रजिया मिल जाती है। दरअसल उस होटल में रजिया के साथ एक और भी लड़का मौजूद था, जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास थी। इधर पुलिस जब रजिया के अब्बू को लेकर उस होटल में पहुंचती है और रजिया जब अपने सामने अपने अब्बू को देखती है तो देखकर एकदम से चौंक जाती है। दरअसल रजिया के चेहरे को देखने के बाद बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि उसका अपहरण भी हुआ है। पुलिस जब रजिया से पूछताछ करती है तो रजिया कहती है कि मेरा अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि मैं अपने प्रेमी के साथ यहाँ पे आई हूँ। मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। पुलिस जब उस लड़के के बारे में पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि उस लड़के का नाम सुजाय डे है। सुजाय जो पश्चिम बंगाल 24 परगना के गोबरडंग गांव का रहने वाला है। हालांकि पुलिस जब सुजाय का मोबाइल लेती है और जब उसके नंबर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रजिया के अब्बू के मोबाइल पे जो कॉल आया था उसी नंबर से आया था। इसीलिए पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि रजिया को अब्बू को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुजाय ही था। पुलिस रजिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि सुजाय ने तुम्हारे अब्बू के नंबर पर फ़ोन करके 10 लाख रुपया फिरौती के तौर पे मांगा था, लेकिन रजिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले दोनों को लेकर थाने में आ जाती है और फिर सुजाय को अलग बिठाकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जब अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुजाय भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, रजिया के अब्बू को मैंने ही कॉल किया था। हालांकि पुलिस जब सुजाय से पूछताछ करती है कि जब तुम रजिया से प्यार करते थे और दोनों तुम शादी करना चाहते थे तो फिर तुमने रजिया के अब्बू से 10 लाख रुपया क्यों मांगा। इस पे सुजाय जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रजिया भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 7 महीने पहले। एक दिन रजिया रात्रि के वक्त जब अपने घर पे पहुंचती है, काफ़ी थक चुकी होती है। अपना मोबाइल कमरे में रखने के बाद बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम से जब अपने रूम में पहुंचती है, मोबाइल को जब चेक करती है तो उस पर एक अनजान नंबर दिखाई देता है, जिससे शायद मिस कॉल आया था। रजिया जब उस नंबर पर फ़ोन करती है तो उधर से सुजाय ही फ़ोन उठाता है। रजिया जब सुजाय से पूछताछ करती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, इस पर सुजाय रजिया को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ, दरअसल गलती से तुम्हारा नंबर लग गया। लेकिन सुजाय साथ ही साथ रजिया से कहता है कि तुम पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि समझदार भी लग रही हो, क्योंकि अक्सर अगर किसी के मोबाइल पे अनजान नंबर से मिस कॉल जाता है वो गालियाँ देने लगते हैं, लेकिन तुम बेहतर तरीके से बातचीत कर रही हो। रजिया जब सुजाय की ये सारी बातें सुनती है तो उसकी बातें रजिया को भी कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है और सुजाय से कहती है कि हाँ, मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। इस पे सुजाय भी रजिया को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं भी अपने पिता के साथ अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। मिस कॉल के जरिए जब दोनों की पहली बार एक दूसरे से बातचीत होती है, कहीं ना कहीं दोनों की एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती है और फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातों बातों में सुजाय को मालूम चल जाता है कि रजिया अच्छा खासा पैसे वाली है, क्योंकि रजिया के अब्बू एक बिजनेस करते थे जिसमें वो ठीक ठाक पैसा कमाते थे। दरअसल रजिया अपने पूरे परिवार के बारे में बेहतर तरीके से सुजाय को बता देती है। इधर सुजाय को जब मालूम चलता है कि रजिया के परिवार वाले ठीक ठाक पैसे वाले हैं, सुजाय के दिमाग में अब एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल सुजाय अब रजिया से इतनी मीठी मीठी बातें करने लगता है कि आखिरकार बात करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। दोनों के बीच में लगभग 7 महीनों तक बातचीत होता है, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। हालांकि देखने की जब बात होती है, आखिरकार दोनों ही अपना अपना फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के पास भेजते हैं
और जब रजिया और सुजय एक दूसरे का फोटो देखते हैं तो देखने के बाद आखिरकार अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं, जिसकी वजह से रजिया और सुजय के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और समय के अनुसार प्यार का परवान भी इस कदर से चढ़ता है कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन रजिया का जब सुजय के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके परिवार में किसी को नहीं मालूम चलता है। जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, इधर अब रजिया के परिवार वालों को लगता है कि लड़की 1 साल में अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी। इसीलिए रजिया के अब्बू अब अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार उनकी ये तलाश भी पूरी हो जाती है और अपने ही एक रिश्तेदार के लड़के के साथ रजिया का रिश्ता तय कर देते हैं और अप्रैल महीने में निकाह की तारीख भी तय कर देते हैं। हालांकि शादी की जानकारी जब रजिया को मालूम चलता है, रजिया एकदम से परेशान हो जाती है। तुरंत ही सुजय के नंबर पर फोन करती है और सारी बात बताती है। कहती है कि मेरे परिवार वालों ने रिश्ता तय ही नहीं कर दिया है, बल्कि शादी की तारीख भी रख दी गई है। पर याद रखना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी किसी कीमत पे नहीं करूंगी। इस पे सुजय भी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारी जाति धर्म अलग है, लेकिन हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रुक सकता है। मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। रजिया उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो। उसके बाद से सुजय फोन तो रख देता है, लेकिन अक्सर अब परेशान रहने लगता है। दरअसल सुजय को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो रजिया से शादी कैसे करे। जब 1 महीने का समय गुजरता है, सुजय फिर से रजिया के नंबर पर जब फोन करता है तो रजिया से कहता है कि दरअसल मेरे भी परिवार वालों ने मेरा रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर दिया है। दूसरी जगह शादी होने की जब बात कहता है, ये सुनकर रजिया एकदम से गुस्से में आ जाती है। लेकिन सुजय उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरे परिवार वालों ने रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं भी तुमसे सच्चा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी किसी कीमत पे नहीं कर सकता हूँ। रजिया कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आखिरकार 20 फरवरी को सुबह सुबह सुजय रजिया के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि हमें आगे क्या करना है, मैं पूरा प्लान बना चुका हूँ। दरअसल कल सुबह जब तुम अपने कॉलेज के लिए घर से निकलना, वहाँ से कॉलेज न जा कर के बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे पहुँच जाना। इधर से मैं भी एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ से हम दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में जाकर वहीं पे शादी कर लेंगे। जब अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, रजिया इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सुजय उसे साथ ही साथ ये भी कहता है कि जब तुम घर से निकलना तो अपने साथ कुछ जेवर के साथ साथ कुछ कैश भी ले लेना। रजिया कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी। और आखिरकार 20 फरवरी को दिन भर रजिया एकदम से परेशान रहती है कि वो अपने घर से कब निकलेगी और कैसे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुँचेगी। आखिरकार पूरे दिन में रजिया अपने घर के अंदर से 10 तोले सोने के ज्वेलर इकट्ठा कर लेती है और साथ ही साथ 3.5 लाख कैश भी अपने बैग में रख लेती है। अपने कॉलेज के बैग में सारा सामान रख तो लेती है, लेकिन पूरी रात उसे नींद ही नहीं आती है। सुबह जब होती है, अपने परिवार वालों से ये कह के जाती है कि मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। करीब 10 बजे के आसपास जब बैग लेकर के अपने घर से निकलती है, रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास बेंगलुरु एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचती है, इधर सुजय भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था और रजिया के साथ साथ अपना भी एयर टिकट दिल्ली के लिए बुक कर रखा था। रजिया जब रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास बेंगलुरु एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो पहुंचने के बाद से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। उसके बाद से बेंगलुरु एयरपोर्ट से दोनों फ्लाइट पकड़ते हैं और रात्रि के करीब 1:30 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। चूंकि आधी रात को जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां से बाहर निकलने के बाद महिपालपुर इलाके में आते हैं और फिर एक गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक कर लेते हैं। कमरे के अंदर जब एंट्री करते हैं, चूंकि दोनों तन्हा होते हैं, इसीलिए सारी दूरियां मिटा देते हैं और उसी कमरे के अंदर दोनों के बीच में पहली बार संबंध भी बन जाता है। हालांकि सुजय शादी से पहले रजिया के साथ जब इस तरह की हरकत करता है, रजिया भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि वाकई में रजिया सुजय से सच्चा वाला मोहब्बत करती थी। जब सुबह हो जाती है, आखिरकार सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सुजय अपने प्लान का अंजाम देता है। दरअसल सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सुजय रजिया से उसके अब्बू का नंबर ले लेता है और कमरे से बाहर निकलने के बाद उसके अब्बू के नंबर पर फोन करता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है
अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। दरअसल सुजय अपना पूरा प्लान बना चुका था कि जैसे उसे 10 लाख रुपया मिल जाएगा, रजिया को छोड़ने के बाद वापस अपने घर चला जाएगा। लेकिन शायद सुजय को यह मालूम नहीं था कि रजिया जब अपने घर पे नहीं पहुंची थी, उसके परिवार वाले थाने में जा चुके थे। इधर रजिया के अब्बू भी जब अपहरण के बारे में और फिरौती के बात को लेकर अपने रिश्तेदारों से जब बातचीत करते हैं, रिश्तेदार उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आप थाने में जाइए और पुलिस की मदद लीजिए। वाकई में सुजय जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो थाने के अंदर ही रजिया सुजय को एक जोरदार की थप्पड़ लगा देती है और रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा कमीना इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा है। चूंकि सुजय ने रजिया के साथ में संबंध भी बना लिया था, इसीलिए पुलिस सुजय को गिरफ्तार करने के बाद अपहरण का तो मुकदमा दर्ज करती है, साथ ही साथ उसके ऊपर रेप का मुकदमा भी दर्ज कर देती है। उसके बाद से पुलिस सुजय को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है और पुलिस इधर रजिया को उसके पिता के हवाले कर देती है। रजिया अपने घर तो चली आती है, लेकिन उसके साथ में जो सुजय का गुजरा हुआ पल था उसे याद करके अक्सर रोते रहती है। रजिया बार बार अपने परिवार वालों से एक ही बात कहती है कि काश अगर मैं अपने प्यार के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दी होती तो शायद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।